देखो, two blocks of masses 1 kg and 2 kg are placed in contact on a smooth horizontal surface. Two blocks of masses 1 kg and 2 kg are placed in contact on smooth horizontal surface. A horizontal force of 6 Newton. A horizontal force of 6 Newton is applied on 1 kg block. 1 kg block. Find acceleration and the force of interaction between blocks. The force of interaction between blocks. देखो बच्चों, क्या कह रहा है कि एक दो ब्लॉक हैं जिनका मास है 1 kg 2 kg, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस्ड। स्मूथ का मतलब क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे स्मूथ का कॉन्सेप्ट हो गया कि वहां पे फ्रिक्शन है ही नहीं, देयर इज नो फ्रिक्शन। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो अच्छी बात है, अभी तक हमने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है। ये हमारी सरफेस है जिसपे एक 1 kg का है ब्लॉक, और क्या है बच्चा 2 kg का, और कॉन्टेक्ट में, पहले बोलते हैं कॉन्टेक्ट में 2 kg। फिर बोला गया एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि 6 न्यूटन अप्लाई कर रहा है 1 kg के ऊपर। यहाँ पे मेरे को 6 न्यूटन अप्लाई हुआ फोर्स बच्चों। तो मुझे एक तो एक्सेलरेशन निकालनी है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ब्लॉक का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ब्लॉक? सर नॉर्मल। वेरी गुड। अब एक चीज बताओ, मैंने बता रखा था ना कॉन्सेप्ट, जब वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में तो यहाँ पे इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा ना बीच में, बिटवीन ब्लॉक बोला तो वो नॉर्मल फोर्स होगा ड्यू टू वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो मुझे ये चीज निकालनी है। ठीक है सर, निकाल लेंगे। पहले तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। सबसे पहले बच्चे क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे। ये रहा मेरा एक्सेलरेशन। अगर मेरा देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे आपको पता है इसी डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन होगा, तो मुझे एक चीज बताओ, टोटल मास कितना है? टोटल मास आप बोलोगे सर इंडिविजुअल निकालेंगे तो टोटल मास है 3 kg, और एफ एम क्या होता है? एफ इजिकल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? हाँ जी सर। यस सर। अब देखो, मान के चलो 2 kg पे इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है, 2 kg पर लग रहा है ना ड्यू टू वन, तो 2 kg का एक बार वो निकालते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। सर 1 kg पे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल बच्चे 1 kg पे भी निकाल सकते हैं। अब एक चीज बताओ, 1 kg पे भी निकाल के दिखा देंगे। देखो 1 kg पे भी निकाल के दिखा देंगे, मेरा 1 kg पर। पहले 2 kg पे निकाल के दिखा। पहले बताओ 2 kg पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहा है, क्योंकि जो फोर्स बॉडी पे लगता है हम वही फ्री बॉडी डायग्राम में कंसीडर करते हैं। तो बताओ कौन कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है, बताओ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे। आप बोलोगे कि देखो सबसे पहले तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है बच्चों नीचे की तरफ? आप बोलोगे सर नीचे की तरफ लग रहा है mg, राइट। ऊपर की तरफ कौन सा लगेगा? सर ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स ड्यू टू ग्राउंड। और अगर मैं बोलूं ये वाला फोर्स है, ध्यान से देखो, ये वाला जो इंटरेक्टिव फोर्स है ये किसके वजह से लग रहा है? ड्यू टू 1 kg। तो हो सकता है यहाँ की वजह से लग रहा है एन 1 से 2 पर लग रहा है, 1 से 2 पर लग रहा है। यहाँ तक क्लियर? कोई फोर्स नहीं है इसके ऊपर, यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? अब ये बताओ, ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? सर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, जिसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन में क्या है? नॉर्मल कैसे निकालेंगे बच्चों? नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा 1 2 इस डायरेक्शन में होगा। मास कितना है सर? इसका है 2। एक्सेलरेशन कितना है सर? इसका है 2।
कितना हो गया सर? 4 न्यूटन हो गया, बस खत्म। सब में आ गया? सभी को क्लियर हो गया? यस और नो? हाँ जी सर। अब 1G के लिए करते हैं, देखो आराम से 1G के लिए करते हैं, 1G के लिए करते हैं। पहले बताओ तो इस 1G पे फोर्स क्या क्या है? सर आप बोलोगे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है, आप बोलोगे सर 6 न्यूटन। क्या अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स है इसके ऊपर? सर बिल्कुल है, ध्यान से देखो, ये वाला फोर्स है किसके वजह से? 2 की वजह से 1 पर लग रहा, जो कि क्या है? इंटरेक्टिव फोर्स है, 2 की वजह से 1 पे। सर ऊपर की तरफ तो है एन लग रहा है, नीचे की तरफ है mg। सर हम ये वर्टिकल फोर्स क्यों ले रहे? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा। कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वही वाला फोर्स लेंगे सर। हॉरिजॉन्टल में अभी भी ये 2 मीटर पर सेकेंड से ही ट्रेवल कर रहा। तो ले लो यहाँ पे फोर्स कितना होगा? 6 माइनस एन टू 1 इक्वल टू एम में लेते हैं ना, एम इंटू ए। मास कितना है सर? 1। ये कितना है? 2। ये 6, ये एन टू 1। 2 को उधर ले जाओ, एन टू 1 को उधर ले जाओ, तो एन टू 1 की भी कितनी वैल्यू आएगी सर? 4 न्यूटन। पहले बता रखा है जो इंटरेक्टिव फोर्स होता है, चाहे 1 से 2 पे लगाए, 2 से 1 पे लगाए, हमेशा क्या होता है बच्चों? इक्वली फोर्स होता है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? ध्यान से देख लो। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई बच्चों? हाँ अच्छे जी से? सर। यस सर। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन लिखो। A stone of mass 1 kg, a stone of mass 1 kg is thrown with velocity 200 meter per second. A stone of mass 1 kg is thrown with velocity 200 meter per second across the frozen surface. Frozen का मतलब कि जहाँ पे फ्रिक्शन आपका जीरो है। तो फ्रिक्शन जीरो है तो कितने वेलोसिटी से जाता रहेगा? इसी वेलोसिटी से जाता रहेगा। फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक, फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। ठीक है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम ड्यू टू रफनेस इन द लेक, आफ्टर सम टाइम ड्यू टू रफनेस इन द लेक it comes to rest, it comes to rest while traveling 50 meter in rough surface of lake, while traveling 50 meter in rough surface of lake. What is the, what is the frictional force applied across the motion of stone? What is the friction force applied across the stone? ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपने क्लास 9 में भी करा है। वो क्या कह रहा है कि देखो पहले है स्मूथ सरफेस और फिर क्या है? रफ सरफेस है। पहले तो वो 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाता जा रहा, जाता जा रहा, जाता जा रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? जैसे वो रफ सरफेस पे आया तो केवल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों उसने? ओनली 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, और तो कुछ नहीं दे रखा, मास भी दे रखा है। मास दे रखा है, उस स्टोन का जो मास है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, मास विल बी 1 kg। तो हमें क्या निकालना? फोर्स निकालना। आपको पता है इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी और बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? बताओ। वेलोसिटी एट ए पॉइंट, वेलोसिटी एट बी पॉइंट कितनी होगी? बताओ। सर ए पे तो 200 मीटर पर सेकंड होगी और बी पे 0। वेरी गुड। ए पर तो 200 ही होगी क्योंकि उसी रफ्तार से आ रहा है, और बी पे कितनी हो जाएगी बच्चों? 0 आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम।
डिवाइड बाय टाइम। टाइम तो हमें नहीं दे रखा, कैसे करें? फिर दूसरा फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा। वी की वैल्यू मतलब कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना बच्चों 200 का स्क्वायर है, इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस, कितना बच्चों 50 मीटर, ये हो गया 100। ये हो गया 4 0 0 0 0 इक्वल टू 100 ए, ये कट गया, तो एक्सेलरेशन आ गया बच्चों -400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पता है अपोजिंग फोर्स से लग रहा होगा, तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा 1 इंटू माइनस के 400। ये तो आप कितनी बार मेरे ख्याल से क्लास 9 में कर चुके हो। 400 न्यूटन आपका एक तरीके का फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है उसको। क्लियर हो गया? यस और नो? बस, ठीक है। अब देखो, अब हम मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आपने मोमेंटम के बारे में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा बच्चों मोमेंटम के बारे में? सिंपल मोमेंटम पढ़ा आपने, P इक्वल टू एम वी पढ़ा, ठीक है। इनके कभी कभी क्वेश्चन ग्राफ के बेसिस पे भी आ जाते हैं, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले समझा देता हूँ, फिर मैं तरीका बताऊंगा लिखने का, ठीक है। मान के चलो कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। फर्स्ट केस है हमारा, फर्स्ट केस ऐसा है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिनका मास सेम है, मासेस सेम है यहाँ पे, लेकिन जो वेलोसिटीज हैं वो डिफरेंट है। तो मैं मान लेता हूं लेट v1 ग्रेटर देन क्या है, v2 है। लेट v1 ग्रेटर देन v2। अब एक चीज बता, आपको पता है कि P1 क्या है बच्चों, P1 है mv1 हो जाएगा, मास सेम है। P2 क्या है, mv2 हो जाएगा। तो मुझे बताओ P1 बाय P2 क्या होगा? सर वो तो v1 डिवाइड बाय v2 हो जाएगा। पहले ही बोल दे, इस वाले रिलेशन से v1 डिवाइड बाय v2 कितना आएगा? अगर मैं v2 को नीचे ले जाऊं तो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो सिमिलरली P1 भी क्या आएगा, ग्रेटर देन P2 ही आएगा। मतलब जिसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी उसका ज्यादा मोमेंटम भी होगा। सर ये तो हमें पहले से पता था, बिल्कुल पता, लेकिन ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। ग्राफ में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं P और V के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, P और V के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, तो जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मोमेंटम की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। और इसका स्लोप मुझे क्या देगा, बताएगा कोई? इसका स्लोप मुझे क्या देगा? स्लोप क्या देगा बच्चों मेरे को, स्लोप की वैल्यू? बेटा इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स, एक्स ही तो स्लोप होता है ना, पढ़ा नहीं है? यहाँ पे c तो है नहीं, क्योंकि ग्राउंड जीरो से निकल रहा है, तो c तो हट गया। एम ई क्या होता है आपका, स्लोप होता है। अगर मैं लिख दिया p इज इक्वल टू एम वी, वहां पे तो m स्लोप बोलते हैं, यहाँ पे m मास बन गया, लेकिन स्लोप ही आपका क्या हो गया, m होगा ना। क्यों? क्योंकि v के वेरी करने से p वेरी कर रहा है, v के वेरी करने से p वेरी कर रहा है, तो v के साथ वाले के ही जो भी वैल्यू होते हैं, क्वांटिटी होते हैं, उसको हम स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पे स्लोप क्या बन जाएगा बच्चों, मास। मास बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिखो यहाँ पे, वेरिएशन इन मोमेंटम। ठीक है, पहला केस लिखो, टू ऑब्जेक्ट मासेस सेम वेलोसिटी डिफरेंट, सेम जैसा लिखा अब लिख डालो ऐसे जल्दी से। ठीक है बच्चों, हो गया? हो गया बच्चों? हाँ जी यस सर। सर। ठीक है, अब लिखो सेकंड केस, इजी है। लिखो, टू ऑब्जेक्ट्स हैं, वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, वेलोसिटीज
सेम है, लेकिन मासेस क्या है बच्चों, डिफरेंट। अगर मासेस डिफरेंट है तो मैंने मान लिया लेट m1 ग्रेटर देन क्या है m2, क्योंकि p इक्वल टू एम भी होता है। तो मुझे बताओ p1 m1 v हो जाएगा और p2 m2 v हो जाएगा। इस रिलेशन से मेरे को मिलेगा m1 ग्रेटर देन m2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, m1 डिवाइड बाय m2। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या मिलेगा, p1 डिवाइड बाय p2 इक्वल टू m1 डिवाइड बाय m2। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये भी ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब कि p1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन p2 होगा। मतलब मास के बढ़ने से मोमेंटम क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। बस मेन था यहाँ पे स्लोप बताना, क्योंकि वो उसमें आप कई बार गड़बड़ करोगे। अब तो बता दोगे स्लोप क्या रहेगा इसका, स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी। वेलोसिटी हो जाएगा। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना, बाई चांस देखो कंफ्यूजन तो किसी भी तरीके से कर सकता हो। यहाँ पे मास डाल दें और यहाँ पे मोमेंटम डाल दें, तो इसका स्लोप क्या बन जाएगा, स्लोप क्या बन जाएगा बच्चों। अब ध्यान रखना, स्लोप बन जाएगा 1/वेलोसिटी, उल्टा हो जाता है क्योंकि आपने चेंज कर दिया ना वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को। स्लोप हमेशा क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो एम अपॉन पी होना तो पी अपॉन एम भी होता, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/v। सर में आ गया सभी को, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई एवरीवन। हाँ जी सर। यस ठीक सर। है, तो इस चीज का ध्यान रखना, बेसिक बेसिक चीजों का ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर एम और वी का भी कोई ग्राफ होता है? है, मास और वेलोसिटी का हाँ ग्राफ बता भी रहा होता है? हूँ, बिल्कुल बिल्कुल तीसरा आ रहा है बच्चे, वेट तो करो। अब तीसरा है बच्चों, इसमें आपको लेना पड़ेगा कि टू ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और हाँ मोमेंटम्स आर सेम। तो डेफिनेटली क्या होगा, मोमेंटम अगर सेम है तो डेफिनेटली मास एंड वेलोसिटी इज बहुत हार्ड डिफरेंट, तभी तो हो पाएगा पॉसिबल, वरना हो ही नहीं पाएगा। डिफरेंट है, डिफरेंट के चक्कर में अब आपको पता है मोमेंटम क्या है, P1 इक्वल टू P2 है। तो P1 में क्या होगा, M1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 V2 हो जाएगा। अब आपको पता है अगर M1 ग्रेटर देन M2 हो गया तो ओवर कंपनसेट करने के लिए V1 शुड बी लेस देन V2, यस और नो, ये बात मानोगे नहीं मानोगे, है ना भाई। मान के चलो ये हाँ जी 2 सर। है ये 4 है, तो ये 4 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब कि अगर M1 जा रहा है तो V1 कम होना चाहिए, और अगर M2 कम है तो V2 जाना होता है। इसका मतलब कि अगर मैं देखूं तो M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। मतलब जैसे अगर मास बढ़ेगा तो V कम होगा, किसके केस है, जब मोमेंटम सेम है। मोमेंटम सेम होने के लिए इसका मतलब कि अब देखो अगर V की वैल्यू कम है मास में तो मास के लिए बहुत ज्यादा, तो ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। क्लियर, चाहे वी ऊपर हो जाए चाहे हो जाए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो सेम ही है। अगर आप बोलो सर यहाँ पे वी बना दो क्या एम बना दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही बनेंगे, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर हो गए सभी को, हाँ जी सर। ठीक है। अब कई बार बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, मतलब डायरेक्टली नहीं आएगा, क्वेश्चन के टर्म में पूछता है। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वैसे तो हम आगे जाके हाफ पढ़ेंगे। एम वी स्क्वायर। हाफ mv²। तो मास को अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाता है, हाफ m²v² अपॉन m। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है बच्चों, p² डिवाइड बाय 2। ये तब लगता है जब मेरी वेलोसिटी क्या है, सेम।
ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो 2-3 और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम और पुली के भी क्वेश्चन करेंगे जो कि आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर। ठीक है, दोनों 10th में भी आते हैं और 12th मतलब आपके उसमें तो जेई में तो आएंगे आएंगे। लिखो पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन है, इसको लिखो। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू if an electron is subjected to a force of if an electron is subjected to a force of 10 raised to power minus 25 newton. If an electron is subjected to a force of 10 raised to power minus 25 newton in X-ray machine, then find out the time taken by electron. Find out the time taken by electron to cover a distance of 0.2 meter. To cover a distance of 0.2 meter if mass of electron is, वैसे तो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली आप 10 पावर माइनस 30 ले लो, क्योंकि इसको आप 10 मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो देखो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन है, फोर्स दे रखा है, ठीक है, मास दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम निकालना है। तो बताओ कैसे करोगे? हाँ विश्वविक कैसे करोगे इसको? सर पहले एक्सलेशन निकाल लेंगे। देखो वेरी गुड, पहले दे रखा है फोर्स दे रखा है मास दे रखा है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बाद डिस्टेंस बोल रखा है, डिस्टेंस और टाइम का एक रिलेशन आता है सर, कौन सा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहीं पे भी यू की बात नहीं की गई है, क्योंकि फोर्स जब स्टार्ट हुआ तब लगाना हुआ, तो इसका लग यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। करो जल्दी से बताओ आंसर, कितना टाइम निकला? टाइम की वैल्यू निकालो जल्दी से। सर 0.02 सेकेंड। 0.02। 02। मेरे पास तो आंसर कुछ और है, वो चेक करो। एक्सेलरेशन कितना निकला? 10 की सर पावर 0.002। हाँ, टाइम होगा 0.002 या फिर बोलोगे आप 2 मिली सेकेंड। सिंपल सा एक्सेलरेशन मेरे ख्याल से 10 पावर 5 निकला होगा, है जी ना? सर। यस सर। X इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ये पार्ट जीरो हो गया, इसकी वैल्यू 0.2 है, हाफ है, एक्सेलरेशन 10⁵ है, टाइम का स्क्वायर है। ये करोगे तो डायरेक्टली क्या निकल जाएगा आपका? 2 मिली सेकेंड आंसर निकल जाएगा। खत्म। करेक्ट। ठीक है सर, मैं आगे सभी को यहाँ तक एवरीवन? सर ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखो, ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, a force is applied on an object of mass 1 kg. A force is applied on an object of mass 1 kg that producing acceleration of 8 meter per second square. That producing acceleration of 8 meter per second square.
when a same amount of force is applied when a same amount of force is applied on another object when the same amount of force is applied on another object which produces acceleration of 12 meter per second square, what is the mass of what is the mass of what is the mass and force तो बता ही दिया ना, what is the mass of second object, what is the mass of second object. ये तो यार चुटकी भर का क्वेश्चन है, जल्दी करो उसको. ये तो तुरंत हो जाना चाहिए, फोर्स सेम है, मास निकालना है, कितना होगा. सर सर 2/3 के 12/2/3 2/3 बस. और क्या, एफ इजिकल टू क्या लगेगा, एम ए लगेगा, M1 A1 M2 A2. क्या निकालना, A2 गिवन है, A1 गिवन है, M1 गिवन है, M2 निकालेगा तो M2 कितना निकल जाएगा, 8/12 या फिर 2/3 kg. बिल्कुल करेक्ट, बस खत्म. नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अपने 9th में भी करा होगा, एक बार कर लेते हैं जल्दी से. लिखो, ए बुलेट ऑफ मास a bullet of mass 0.04 kg, a bullet of mass 0.04 kg moving with the speed of 90 meter per second, a bullet of mass 0.04 kg moving with speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block, enters a heavy wooden block heavy wooden block is stopped after 60 centimeter distance, it stopped after 60 centimeter distance. What is the average resistance force? What is the average resistance force exerted by block on the bullet? What is the average resistance force exerted by block on the bullet? करो बच्चों जल्दी से, तो कर लोगे आप, कर चुके बहुत सर बार. डिस्टेंस कितना है? 60 सेंटीमीटर. सबसे पहले सर देखो क्या क्या है. -270 -270, वेरी गुड.
क्या क्या चीजें देखो गिवन है, पहले दे रखा है मास, सर मास आपने दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, रुक जाएगी तो डेफिनेटली फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर, v हो जाएगी 0। ठीक है, ये क्या है, ये डिस्टेंस दे रखा है s। अब ये बताया था फॉर्मूला क्या यूज करोगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पे v आपका है 0, ये है 90, s को आप लिखोगे 0.6 और वहां पे आप एक्सेलरेशन निकाल दोगे। एक्सेलरेशन कितना आ रहा था बच्चों आपका, एक्सेलरेशन आ रहा होगा मेरे ख्याल से माइनस के 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ रहा सबका। 90 का स्क्वायर यस करोगे यहाँ सर। पे और एक्सेलरेशन निकाल दोगे 0.6 से डिवाइड करके। अब आपको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एम ए होता है। तो बस मास कितना 0.04, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस के 6750, रिजल्टेंट आ जाएगा माइनस के 270 न्यूटन। बस क्लियर, खत्म। क्लियर हो गया सभी को, सभी को समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। पुलकित क्लियर, अस्मिता, कनन, वेरी विनीत यस क्लियर है, सर। ठीक है। अब यस। मैं इसमें थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ, सेम ही क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, लिखो उसको इस तरीके से लिखो, ए बुलेट ऑफ मास, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second and passes through a wooden block, passes through a wooden block passes through a wooden block with velocity 45 meter per second for 0.1 second, 0.1 second तो 0.1 second है, चलो 0.1 second। What is the thickness of wooden block? What is the thickness of wooden block? करो थोड़ा ट्राई करो उसको, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जेई में भी आ चुका है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, पक कर लोगे मेरे ख्याल से, आप करो। वो बच्चों, यस सर। क्या आंसर है? सर 2.25 मीटर। चलो तो मुझे तो पता नहीं, एक बार तो अचानक लिया तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, बुलेट फायर किया
इसकी वेलोसिटी है 90 मीटर पर सेकंड। एक ब्लॉक है जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, मान के चलो थिकनेस कितनी है बच्चों, वो टी है थिकनेस। ये जब बुलेट गई यहाँ तक इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 90 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन इसके बाद जो बाहर निकली वो कितनी निकली बच्चों, वो निकली इसकी 45 मीटर पर सेकंड निकली। और कितना टाइम लगाया उसने अंदर, सर टाइम लगाया 0.1 सेकंड। तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक्सेलेरेशन मिल सकता है। एक्सेलेरेशन क्या होता है बच्चों, v माइनस यू अपॉन टी। सर v कितना है, v हो गया बच्चों आपका 45, ये है 90 डिवाइड बाय 0.1, तो मेरे ख्याल से -450 आ रहा है, ये आ रहा है -450 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब एक तरीके का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है ना, डिस्टेंस पूरा लीनियर डिस्टेंस है, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, टाइम कितना है 0.1 सेकंड इसी ड्यूरेशन में। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 90, तो पुट कर दो 90 इंटू 0.1, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो हाफ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 450 इंटू टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब कि 0.01। ठीक है, अब करते हैं, ये हो जाएगा बच्चों 9 माइनस के, अब इसको करते हैं, ये होगा 450 है, तो इसको 0.05 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 4.5, 4.5 डिवाइड बाय 2, यही तो होगा, जो कि कितना है 9 माइनस के 2.25, तो मेरे ख्याल से एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका 6.75 मीटर। हाँ भाई, क्या क्या गड़बड़ कर दी तूने, यू को तूने 90 ले लिया क्या, यही आया सबका? हाँ जी सर। यस सर। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पक्का। क्लियर हो गया आप सभी को, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ये भी क्वेश्चन कर लिया है, तो एक बार थोड़ा सा इम्पल्स लिख लो, व्हाट डू मीन बाय इम्पल्स। देखो इम्पल्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, इम्पल्स क्या होता है बच्चों, जब हम वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड होता है ऑब्जेक्ट पर फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। जैसे उसका बेस्ट एग्जांपल क्या था, जैसे डोर है, डोर क्या हुआ बच्चों, अभी ओपन है, लेकिन अचानक हवा चल पड़ी, तो आपने देखा होगा डोर एकदम से बंद होता है, और गलती से आप घर से या डोर क्रॉस करने की कोशिश में कई बार आपका हाथ दरवाजे पे आ जाता है, बोलते हैं ना दरवाजे पे हाथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन गलती से आपका हाथ दरवाजे पे आ गया और उसी ड्यूरेशन में दरवाजा बंद हो गया, आपको मतलब स्पीड बहुत ज्यादा आएगी इस पे, बहुत ज्यादा स्पीड से जब वो जाएगा तो क्या होगा, आपके हैंड पर इंजरी आएगी एकदम से। क्यों? क्योंकि हुआ क्या, बहुत यहाँ ज्यादा। पे आपका जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब कि फोर्स आपका बहुत ज्यादा लग गया उसके ऊपर, और या फिर मैं बोलूंगा चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया। क्योंकि जो इम्पल्स होता है ना, इम्पल्स है तो वो डेफिनेशन वाइज क्या कहता है, वो डेफिनेशन वाइज कहता है कि वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। लेकिन एक्चुअल में होता क्या, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है। अब पहले थोड़ा सा समझते हैं इसको, चेंज इन मोमेंटम, सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, सर चेंज इन मोमेंटम होता है एम बी माइनस एम यू। अब एक चीज बताओ, यू आपका बहुत ज्यादा है क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, एकदम से हवा तेज होगी, वी मतलब जब दरवाजे के चौखट पे लगेगा तो वी तो जीरो हो जाएगा एकदम से। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे जीरो बन गया, माइनस एम यू हो गए, एक ये वैल्यू हो गई। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं एक है एम वी माइनस एम यू, वी भी आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, मान के जो कम है लेकिन वैल्यू है, जो कि मान के चलो कितनी हो गई, यहाँ पे एम यू की वैल्यू होगी, मान के चलो इस एम यू की वैल्यू हो गई 100, नंबर ले लिया तो -100 हो गई। इसकी वैल्यू में हाफ भी ले लेता हूं, तो मुझे बताओ 50 माइनस 100 क्या होगा, -50 तो हुआ। इसका मतलब ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम सडनली रोकते हैं, जब भी हम ऑब्जेक्ट को सडनली रोकते हैं तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और सारा का सारा मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसका मतलब कि दरवाजे का जो मोमेंटम था सारा का सारा आपके हैंड पे लग गया एकदम से, और जैसे ही हैंड पे लगेगा तो आपको क्या होगा बच्चों, इंजरी होगी, आपको क्या होगी, इंजरी होगी। लेकिन वही मान के चलो कि अगर स्पीड कम हो जाए या इसी की स्पीड कम हो जाए तो आप पे इंजरी कम लगेगी। ठीक है, इससे आपकी इंजरी क्या हो जाएगी, कम लगेगी। या आपका भी हैंड मूव कर रहा है, मान के चलो आपका भी हैंड मूव करने लग रहा है या चौखट मूव करने लग रहा है,
तो उस केस में भी आपको इंजरी क्या होगी बच्चों, कम लगेगी, क्योंकि वो भी वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। चेंज मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको पता है क्या हो सकता है, मैं एग्जाम्पल जैसे ये भी हो सकता है, जैसे आप सब क्रिकेट तो देखते ही होंगे, है ना, क्रिकेट खेलते हो आप सब, तो आपने देखा होगा कि मान के चलो कि क्रिकेट ग्राउंड है, बैट्समैन ये रहा, ठीक है, बॉलर ये रहा। बैट्समैन बॉलर ने बॉल थ्रो करी, इसने सीधा मारा, तो ये क्या करेगा बॉलर, ये बॉलर अपने हैंड से कैच करने की कोशिश करेगा, मतलब सीधा मारने की कोशिश करेगा तो कैच पकड़ने की कोशिश करेगा। अब एक चीज बताओ, ये इसका हैंड है, ठीक है, बॉल आई, अब बॉल मान के चलो एक गई यहाँ पे, इस पॉइंट पर गई, और एक बॉल गई बीच में, तो आप बताओ कहाँ पे उसको इंजरी होगी, वन वाले पॉइंट पर ज्यादा इंजरी होगी कि टू वाले पॉइंट पर, या पेन एकदम से कहाँ पे स्टार्ट होगा, वन पे के टू पर, 2 पे। टू पे क्यों, क्योंकि एकदम से आपने उसकी वेलोसिटी क्या कर दी, जीरो कर दी। इसका मतलब कि जो बॉल की मोमेंटम आ रही थी ना न्यू, वो आपने वी करके उसको जीरो कर दी, तो सारा का सारा मोमेंटम बॉल का कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, आपके हैंड पर, तो आपको क्या हो गया बच्चों, इंजरी। तो इसका मतलब एकदम से फोर्स लगा ना आपके हैंड पर, तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एकदम से फोर्स लगा, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इम्पल्स बोलते हैं। क्लियर हो गए सभी को, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? Yes, sir. ठीक है, तो लिखो, when a force is applied on a body, when a force is applied on a body for a very small interval of time, for a very small interval of time, it produces a change in momentum. It produces a change in momentum. It produces a change in momentum that is called impulse. That is called impulse. लिख लिया बच्चों? सर मेरी मीटिंग कट हो गई थी अभी। इम्पल्स लिखवा बच्चे मैंने, ठीक। ठीक है। अब इसका मतलब कि अब वो क्या कह रहा है, आपको फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला क्या होता है सर, एफ इज इक्वल टू डीपी बाय डी टी, ये हमने पढ़ रखा है, अभी हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो अगर मैं डीपी निकालने की बोल रहा हूँ, डीपी क्या होगा, चेंज मोमेंटम, वो क्या होगा, एफ डी टी, एफ डी टी हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं, इधर भी इंटीग्रेट कर दूं, इधर भी इंटीग्रेट कर दूं, और डीपी को लिख दूं सिंपल पी, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो मोमेंटम क्या होगा, एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम, क्या होगा बच्चों, एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम होगा, बस डॉट प्रोडक्ट नहीं आएगी, क्योंकि दो, एक वेक्टर है, एक स्केलर है। तो मैं क्या लिखूंगा, लिखो, यहाँ पे तो चेंज इन मोमेंटम आएगा, इसको भी आप चेंज इन मोमेंटम ही बोलना, चेंज इन मोमेंटम जो आएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स एंड टाइम। जब भी ऐसा शेप आएगा ना, तो ध्यान रखना, एरिया, इंटीग्रेशन हमेशा एक एरिया निकालने की कोशिश करता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैंने बोला कि फोर्स और टाइम का रिलेशन कुछ ऐसा है, इस तरीके से है बच्चों, ठीक है। ये मान के चलो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू ये है 10 न्यूटन, और जो ये वैल्यू है ये है 20 न्यूटन, ठीक है। टाइम है ये 5 सेकेंड, 5 सेकेंड है ये टाइम, ठीक है। तो मैं बोलूंगा चेंज मोमेंटम बताओ, तो आप बोलोगे एरिया निकाल दो, सर एरिया ये होगा क्या, बिल्कुल एरिया, हाँ सर ये तो हम पढ़ चुके क्लास में, बिल्कुल वहां पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का एरिया होता था, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का एरिया हो रहा है। यहाँ पे किस चीज का एरिया बच्चों, ये फोर्स, फोर्स और टाइम का एरिया, वो क्या दे रहा है हमें, वो सर हमें मोमेंटम दे रहा है। तो एक चीज बताओ, इसी केस में ये क्या मेरे पास वो नहीं आ गया, ट्रेपिज्म, और ट्रेपिज्म का एरिया क्या होता है आप सभी को पता है, हाफ
इनटू पैरेलल साइड। अब सर पैरेलल साइड क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो, पैरेलल साइड्स हैं, एक है 10 है, एक है 20 है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 प्लस 20। और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है बच्चों आपका 5 है सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो कितना हो गया हाफ इंटू 30 इंटू 5, ये कर गया 15, 75। चेंज मोमेंटम यूनिट क्या होते हैं बच्चों, केजी मीटर पर सेकंड। बस खत्म। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन तरीका पता होना चाहिए सॉल्व करने का। समझ में आ गया सभी को? कई बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो? हाँ जी सर। सर ये dp/df, dp/dt इंस्टेंटेनियस फोर्स का है ना? इंस्टेंटेनियस फोर्स का मतलब एक कोई ये, पर्टिकुलर टाइम पे। यस सर। हाँ हाँ हाँ, टाइम ड्यूरेशन पे इंस्टेंटेनियस, हाँ एक पर्टिकुलर टाइम पे, राइट, उस टाइम पे बात कर रहे हैं। जैसे 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर कितना निकला, इस तरीके से। ठीक है, हो गया अब? हाँ जी सर। हो गया बच्चों? अब थोड़ा हाँ जी न्यूमेरिकल सर। प्रैक्टिस करते हैं। देखो, आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है, जिसमें हमने एक्सेलेरेशन निकालने की कोशिश की थी। याद करो एक बार, मैं थोड़ा बेसिक क्वेश्चन करवा दूं। मैंने आपको क्या बोला था, मान के चलो कि कोई ऑब्जेक्ट है एम, ठीक है, उसको मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन होगी इस डायरेक्शन में। तो मैंने क्या बोलता था, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, जो एफ नेट होगा दैट विल बी इक्वल टू, क्या लेते थे हम, एफ नेट इक्वल टू क्या लेते थे बच्चों, एफ नेट इक्वल टू क्या लेते थे, इतना टफ पूछ ले गया मैंने, एम ए लेते थे, एम ए भूल गए, एफ नेट इक्वल टू क्या लेते थे, एम ए MA। लेते थे, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में एफ नेट निकालते थे, याद करो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लॉ में एफ नेट क्या होता था, जीरो होता था, क्यों, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा था, तो उस केस में एफ नेट क्या होता था बच्चों, जीरो हो जाता। सेम ऐसे ही हमने क्या किया था, इंक्लाइन प्लेन के लिए किया था। इंक्लाइन प्लेन का तो हमने क्वेश्चन भी बहुत अच्छा किया था, हमने बोला था कि वो मूव करेगा कि नहीं करेगा एंगल के बेसिस पर। तो याद करो मैंने क्या बोला था, मान के चलो ये मास है एम, ठीक है, तो इस पर ग्रेविटी कितनी होगी बच्चों, इस पर ग्रेविटी नीचे की तरफ होगी, एग्जैक्टली जी। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये वेट इसका एम जी है, तो कितना बच जाएगा बच्चों, एम जी कॉस और थीटा। थीटा। और यहाँ पे कितना फोर्स हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे फोर्स हो जाएगा एम जी साइन थीटा। और इसका नॉर्मल फोर्स तो मुझे सरफेस के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल मैंने सारे फोर्स बना दिए उसके। जो आप बोलोगे, आप नॉर्मल बोलोगे तो मैं नॉर्मल बोल दूंगा, आप बोलोगे इस डायरेक्शन में कितना तो इस डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो, क्या वो ऊपर के साइड जा रहा है, सर नहीं जा रहा, तो नॉर्मल डायरेक्टली इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, यस और नो, क्योंकि देयर इज नो मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो डायरेक्टली कैन आई राइट एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है, सब मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। अब एक चीज बताओ, इस डायरेक्शन में उसका जो फोर्स क्या लग रहा है, नीचे की तरफ, सर जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ वो लग रहा है एम जी साइन थीटा। तो इसका लोग क्या करने की कोशिश करेगा, वो सर यहाँ से ऐसे नीचे गिरने की कोशिश करेगा, यस और नो, यही हमने पढ़ा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे दो इंक्लाइन बना दिए, दो इंक्लाइन है जो एक साथ अटैच्ड है। क्वेश्चन लिख लो ऐसे, ये है एंगल 30 और ये है एंगल, नहीं ये है एंगल 60 और ये है 30, ये छोटा ना तो 32, ठीक है। यहाँ पे है वेट है 4 kg, यहाँ पर है 6 kg, ठीक है। और एक पुली है बीच में जो कि नॉन मूवेबल है, लेकिन इसी पुली की हेल्प से ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है ऐसे। सर ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, जैसा अभी हमने स्टडी किया है बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से ही स्टडी करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले तो मुझे बताओ, मुझे क्या बताना है,
मुझे पहले बताना है, इस क्वेश्चन में बताना है, पहला पॉइंट बताना है टेंशन इन द वायर, जो भी यह स्ट्रिंग है, टेंशन इन स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग रेड कलर की दिखा रही है वो बताना है। एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है, ठीक है। और थर्ड बताना है फोर्स ऑन पुली हिंज, जो हम निकालते थे ना नॉर्मल फोर्स, वही हमें फोर्स ऑन पुली, इन तीनों चीजें निकालने। तो ध्यान से देखो सर, एक चीज बताओ, पहले तो मुझे बताओ इस पॉइंट पर टेंशन कहां पे होगा, इस पॉइंट पर टेंशन कहां लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। इस पॉइंट पर टेंशन कहां लगेगा? नीचे की तरफ। इस पॉइंट पर नीचे की तरफ, इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ। आपको पता है जिस पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे होते हैं उससे अब जा रहा होता है। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? क्लियर एवरीवन? हाँ जी बच्चों, हाँ जी सर। ठीक है। अब इसका जो टोटल mg वेट है वो कहाँ जाएगा सर? वो नीचे जाएगा। वो कितना है सर? वो है 40। अगर जी परफेक्ट। मैंने मान के चलो, जी मैंने अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो mg हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बात। लेकिन लेकिन जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, जो कि ये कितना एंगल होगा बच्चों? ये 60 होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू कोई बताएगा मेरे को? इसकी वैल्यू फोर कितनी हो कॉस जाएगी? 40 cos 60 डिग्री। 40 cos 60 डिग्री, वेरी गुड। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू 40 sin 60 डिग्री। 40 साइन 60, बस खत्म। सेम सर यहाँ पे भी लगाना है, बिल्कुल लगाना है। ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ तो कितना हो जाएगा बच्चों? 60 न्यूटन। एंगल यहाँ पे कितना है? ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 सर? ये भी 30 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 कॉस 30 डिग्री। और यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों? 60 sin 60 साइन 30। 30 कोई डिग्री। डाउट यहाँ तक किसी को भी? बच्चों डाउट है क्या किसी को यहाँ तक? क्लियर हो गया? यस सर। सभी की आवाज आनी चाहिए। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। अब एक चीज बताओ, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये वाला 6 kg नीचे की तरफ जाए और ये 6 kg ऊपर, ये भी नीचे की तरफ जाए। भाई जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में, यस और नो? हाँ अगर जी सर। 6 kg की तरफ जाएगा तो 4 kg ऊपर जाएगा, अगर 4 kg नीचे जाएगा तो 6 kg ऊपर जाएगा। तो आप बताओ किसको नीचे लेके जाना है, किसको ऊपर लेके जाना है? जो आप बोलोगे वही लेके चलेंगे। बताओ किसको नीचे नीचे लेके जाना है? 4 kg वाले को नीचे लेके जाना है कि 6 kg वाले को? 6 6 kg वाले को नीचे अगर लेके जाना है तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी सर? एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी, यस और नो? है ना? और 4 kg के लिए एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी सर? 4 kg के लिए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन। ये बात क्लियर होगी सभी को? क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई? जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में हाँ एक्सेलरेशन जी यही है। सर। अब मुझे बताओ, अब सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। पहले 4 kg का बनाते हैं क्या? 4 kg का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। 4 kg के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स कितना है? आप बोलोगे सर 40 साइन 60 डिग्री। और राइट हैंड साइड पे फोर्स कितना है? राइट हैंड साइड में फोर्स कितना है बच्चों? हर जगह टेंशन है तो टेंशन ही रहेगा, यस और नो? वो है सर टेंशन। टेंशन हो गया, क्लियर यहाँ तक? और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में सर? एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में। तो बताओ क्या करते हैं? एफ नेट इक्वल टू एम ए करते हैं। सर एफ नेट कितना है यहाँ पे? जिस डायरेक्शन में है उधर ही एफ नेट लेंगे, तो यहाँ पे अगर टी ये लेंगे नेगेटिव में तो कितना आएगा बच्चों? टी माइनस 40 साइन 60 डिग्री। मास कितना है इसका? 4 है। और एक्सेलरेशन तो हमें पता ही नहीं, वो भी हमें निकालना है। ठीक है, तो ये कितना होता है सर? ये होता है 40√3/2 इक्वल टू 4 है। तो एग्जैक्ट वैल्यू होगी इसकी सर 20√3 इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? एवरीवन क्लियर दिस पॉइंट? हाँ जी सर। अब ऐसे ही क्या करना है? 6 kg के लिए कर दो। देखो कोई घबराने वाली बात नहीं, सिंपल ही है। 6 kg के राइट हैंड साइड पे बताओ कितना फोर्स है? राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे फोर्स कितना है? 60 sin 30 डिग्री। 60 साइन
30 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स कितना है? टेंशन टी। किधर की तरफ जा रहा है सर? राइट हैंड साइड पे जा रहा है। आपने डायरेक्शन बता रखे, जो डायरेक्शन बता रखे, तो एफ नेट किसके बराबर होता है सर? वो आप बता ही चुके, एम ए के बराबर। तो एफ नेट क्या लेंगे हम? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में एफ नेट लेंगे। तो 60 साइन 30 डिग्री माइनस टेंशन इक्वल टू एम ए। एम कितना है? 6 इंटू ए। ये आ गया। साइन 30 कितना? 1/2। तो आ गया सर 30 माइनस टी इक्वल टू 6a। इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे माइनस टी, यहाँ पे प्लस टी, तो सिंपल क्या कर दो, ऐड ही कर दो, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मिलेगा हमें? देखो ये 30 है, ये माइनस के 20√3 है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस टी प्लस टी माइनस के 20√3 इक्वल टू 6a प्लस 4a। टी से टी कैंसिल हो गया। 30 माइनस 20√3 इक्वल टू 10a। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3 की वैल्यू होती है, कितनी होती है पता होना चाहिए? 7.3 है ना, 7.3 तक ले लो। 7.3 का मतलब 20 को 0 को टांगो तो 17.3। 17.3 का डबल कितना होता है? वो हो गया 34.6 हो गया। यस और नो? यही तो हो गया। अरे देखो ना, 30 है, माइनस के कितना हो गया? 34.6 इक्वल टू 10a। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ए की वैल्यू होगी माइनस के 4.6 डिवाइड बाय 10। इसका मतलब जो आपने एक्सेलरेशन जो चूज करी थी वो गलत चूज करी है। एक्चुअल में 4 kg वाला ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, ना कि 6 kg वाला। सर में आ गया? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? हाँ जी सर। यस सर। है ना? बस नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करे लिख लो। नाउ दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट this negative sign indicates that 4 kg object is moving downward and 6 kg object is moving upward in inclined plane. 4 kg object is moving downward and 6 kg object is moving upward in down plane. सभी को क्लियर हो गया ये? वेरी तन्मय, विनीत, सारांश, रजत क्लियर है सभी को? प्रांशु, पुलकित, लीजा? यस सर। यस सर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। जैसे आराम से करा ऐसे एग्जाम में करना है। अब क्या निकालना था? एक्सेलरेशन निकाल दो, टेंशन निकाल दो। टेंशन कोई भी एक भी इक्वेशन से निकाल दो, जो इक्वेशन बोलोगे उससे निकाल दो। तो टी इक्वल टू हमें क्या पता चल गया? टी या तो दूसरी वाली से निकालो, टी इक्वल टू माइनस 20√3 इक्वल टू 4a था। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू है नेगेटिव में 0.46। कोई बात नहीं, ये कितनी की वैल्यू निकालती है हमें? 34.6। तो टेंशन की वैल्यू उधर जाके प्लस बन जाएगा। 34.6 माइनस के 6 चौक 24, 2 8 16, 18.1। इसको माइनस कर दो, ये आपका टेंशन आ जाएगा। टन में आ गया। टेंशन की वैल्यू न्यूटन में आएगी। ये 60 ले लो। ये आएगा मेरे ख्याल से 32.76। ठीक है। अब इसने क्या बोला, ध्यान से देखो। इसने बोला है, ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट बोला हिंज पर। सर अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये टेंशन नीचे, टेंशन नीचे, हिंज ये वाला, तो हिंज के यहाँ पे बनेगा। पर हमें एंगल तो पता नहीं दो टेंशन के बीच में। पर आप ध्यान से देखो, ये है 60 और ये है 30। तो मुझे बताओ यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? 90। इसका मतलब कि दो टेंशन के बीच में एंगल कितना है बच्चों? 90 है। इसका मतलब कि आपको पता है, जब भी दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट 90 होता है, सॉरी 90 होता है दो वेक्टर के बीच में, तो रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों उस केस में? रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट बताओ क्या होता है? T√2। √2। सर कैसे आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है? 90, तो बढ़ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। दोनों ही टेंशन क्या है? सेम है। तो कितना आएगा? वेरी गुड, T√2। तो सिंपल क्या कर दो, 30.76 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। बस खत्म।
अगर सर 90 की जगह कुछ और एंगल होता तो मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 30 का टोटल अंडर। बस क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से इंक्लाइंड प्लेन में यही 2-3 क्वेश्चन है जो थोड़े से घुमावदार है, इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो सारे क्वेश्चन फिर निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखो कि जो मैं अब क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 10th में कई बार जैसे कम्पिटिटिव स्कूल में एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन एक तो इंक्लाइन वाला तो देने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि वही थोड़ा सा टफ है। कई बार वो अब जो पुली वाले क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो भी दे देता है। ठीक है, तो अब पुली की क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने केवल नॉर्मल हमने ऑब्जेक्ट करते हैं, पुली की क्वेश्चन करते हैं। देखो पुली का क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अभी बेसिक क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो मान के चलो इस बार जो पुली है ना आपकी वो तो मूव नहीं कर रही, लेकिन जो उसने ऑब्जेक्ट लटका रखे हैं ना वो आपके मूव कर रहे हैं। तो मान के चलो कि आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे 4 kg है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बच्चों 6 kg, एक स्ट्रिंग से लटके हुए हैं। अब एक चीज बताओ, ऐसा हो सकता है कि 4 और kg एक साथ लटके हुए कोई मूव नहीं कर रहे और ये बिल्कुल स्टेशनरी? ऐसा तो नहीं हो सकता। 6 का वेट ज्यादा है, 6 का वेट क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा जो कि होगा 6g, और यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है 4g, क्योंकि 6g बहुत ज्यादा है। तो एक्सेलरेशन कहाँ पे मिलेगा बच्चों आपको? एक्सेलरेशन कहाँ मिलेगा? एक्सेलरेशन डाउनवर्ड के अपवर्ड? 6 kg के रिस्पेक्ट में, 6 kg के डाउनवर्ड। रिस्पेक्ट में कहाँ मिलेगा? डाउनवर्ड मिलेगा। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन ये वाला नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब टेंशन बना लो। क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो इस पॉइंट पर टेंशन ऊपर, इस पॉइंट पर टेंशन नीचे, इस पॉइंट पर टेंशन ऊपर, इस पॉइंट पर टेंशन नीचे। अगर वो आपसे पूछ ले कि पुली पर भी टेंशन निकालनी है तो ये पुली आपकी ये है, पुली आपकी ये है। तो पुली पर ही इस पॉइंट पर टेंशन नीचे, इस पॉइंट पर टेंशन ऊपर। बस तो निकलो, फाइंड आउट लिखो क्या क्या निकालना है। फाइंड फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, सेकंड है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थर्ड टेंशन इन द पुली, पुली स्ट्रिंग, पुली स्ट्रिंग, पुली स्ट्रिंग पर भी टेंशन निकालनी, पुली स्ट्रिंग पर भी टेंशन निकालनी। तो मैं मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये क्या है T1, तो ये भी T1 रहेगी क्योंकि पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है। तो ये भी T1 और ये T1, क्योंकि ये भी अलग स्ट्रिंग है रेड वाले, तो ये T2 हो जाएगी, ये T2 हो जाएगी। बस तो सर हमें अगर ये वाला एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है तो ये वाला एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा बच्चों? ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। ये 4 kg है, 4 kg वाला ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है सर? ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, इस पे फोर्स ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? कोई बताएगा मेरे को ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स कितना है? अभी रजत तुम बताओ ऊपर की तरफ फोर्स कितना है रजत? 4 kg के ऊपर की तरफ फोर्स कितना है रजत? सर टेंशन है। है टेंशन क्या है? टेंशन टेंशन T1 बोलेगा ना, टेंशन क्यों बोलेगा? T1 बोल। नीचे की तरफ कितना फोर्स है? नीचे की तरफ 6G अबे 4 kg के लिए निकाल रहे हैं, 4G 4g है। तो एफ नेट इक्वल टू क्या लेते हैं हम? एम ए लेते हैं ना, एम में एम ए लेते हैं। तो बता एफ नेट में क्या लिखूं? बताओ एफ नेट क्या लिखना चाहिए मेरे को? एफ T1 नेट क्या माइनस लेना चाहिए? 4G। हाँ वेरी गुड। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वो सबसे पहला फोर्स आना चाहिए। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो फोर्स कौन सा था? T1 है। तो आपने लिया T1 माइनस 4g इक्वल टू एम कितना है इसका सर? 4 है, तो 4 इंटू ए, बस खत्म, बिल्कुल करेक्ट। तो T1 माइनस 40 ले लो इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। अगर g मेरे को लेना है एन मीटर पर सेकेंड, ज्यादातर क्वेश्चन में 90% तो g10 ही देते हैं। ठीक है,
यहाँ तो कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब ले लो किसके लिए बच्चों, 6G के लिए। जो 6G के लिए यहाँ पे कितना है सर, 6G। ऊपर की तरफ कितना बच्चों, ऊपर की तरफ E1 ही है। कहाँ जा रहा है ओवरऑल सर, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, विनीत तुम बताओ एफ नेट इक्वल टू एम में, जल्दी बताओ एफ नेट क्या लिखूं मैं विनीत? सर 6G माइनस T1। वेरी गुड, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है वो सबसे पहले आएगा। तो 6G माइनस T1 इक्वल टू मास कितना है बच्चे, 6 इंटू है। बहुत ही बढ़िया, चलो अब तो आगे सर में 60 माइनस T1 इक्वल टू 6 है। अब मैंने बता रखा, दोनों को प्यार से देखो, दोनों देखोगे यहाँ पे प्लस T1 है, यहाँ पे माइनस T1 है, चुपचाप ऐड कर दो। यहाँ पे चुपचाप क्या कर दो, ऐड कर दो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यू विल गेट T1 minus 40 plus 60 minus T1 equal to 10A। T1 से T1 कैंसिल, यहाँ पे बच्चा 20 इक्वल टू 10A। A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। तो टेंशन कैसे निकाले, कोई भी इक्वेशन से निकालो टेंशन। टेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, T1 माइनस 40 इक्वल टू 4 इंटू 2। T1 कितना आएगा, 40 उधर जाके ये 8 कितना होगा, 48 न्यूटन होगा। कोई डाउट यहां तक? टेंशन निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया। अब कोई कोई बच्चा बता सकता है? लीजा तुम बताओ, मुझे निकालना है T2 टेंशन निकालना। बताओ क्या होता है T2 टेंशन, क्या होता होगा, सोच के बताओ। T2 टेंशन पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं मैं। ये पुली है मेरा, पुली। बताओ कैसे बनाऊं मैं T2 पुली पे, क्या क्या बनाऊं मैं, फ्री बॉडी डायग्राम बताओ। सर ऊपर T2 ऊपर तो T2 है, करेक्ट। और नीचे mg। मास तो होता नहीं ना बच्चे, मास तो बता नहीं रखा मैंने। सर मैं तो बताऊं, कोई तो, हाँ बताओ। ये जो 4 kg पे लग रहा है और जो 6 kg पे लग रहा है, इन दोनों का सम। नहीं, तो बोलेगा टेंशन। देख, जो ये अटैच है पुली, पुली किसके साथ अटैच है, ये सर स्ट्रिंग के साथ अटैच है। और स्ट्रिंग पे फोर्स कितना सर, एक टेंशन। तो टेंशन बोलेगा ना, बस 4 kg 6 kg से मुझे क्या ही मतलब है भाई, मुझे तो टेंशन जैम, मैं जिससे अटैच हूं मैं तो वही फोर्स दूंगा। मैं सर मैं अटैच हूँ टेंशन से, तो मेरे पास टेंशन कितना है सर, टेंशन है T1। वो किधर की तरफ है सर, नीचे की तरफ है। सर एक तो राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब दोनों लेंगे टेंशन, बच्चे बिल्कुल लेंगे, दोनों टेंशन लेंगे। तो बताओ इसका फ्री क्या ही मूव कर रहा है, क्या ही मूव कर रहा है, पुली नॉन मूवेबल है पुली। तो अगर नॉन मूवेबल है तो एफ नेट कितना हो जाएगा बच्चों, उसका एफ नेट, सर एफ नेट हो जाएगा 0। देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ पुली। तो एफ नेट मतलब कि T2 ऊपर की तरफ ले लो, माइनस 2T1 नीचे की तरफ इक्वल टू 0। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स T1, और T1 की वैल्यू 48 निकाल चुके, तो 96 न्यूटन। सबको क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन मूवेबल में भी आएंगे, लेकिन अब मूव नहीं कर रहा क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, इसको वॉल से स्ट्रिंग से बांध रखा है, प्रॉपरली टाई कर रखा है। सर में आया कि नहीं आया, सभी को क्लियर हो गया? हाँ जी सर। यस सर। बस तो फिर ठीक है। अब अगली बार ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए इस टाइप का। ठीक है, चलो तो अब थोड़ा सा इसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन करते हैं बच्चों। मैंने क्या किया, मैंने एक पुली लिया, ठीक है, एक जगह मैंने डाल दिया 2 kg, एक जगह मैंने डाल दिया बच्चे 2 kg, और एक जगह डाल दिया मैंने, दो डाल दिए यहाँ पे, एक 2 kg डाल दिया और एक 1 kg डाल दिया। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। फिर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम चीजें निकालने, लिख लो। पहला टेंशन निकालनी है। अब यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग लग रही है आपको, बच्चे कोई बताएगा कितनी स्ट्रिंग है?
कितनी स्ट्रिंग है यहाँ पे? 3 वेरी गुड, 3 है सर। कहाँ कहाँ पे देखो, इस पॉइंट पर है T1, 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 T1। सर इस पॉइंट पर भी तो है, ये भी तो स्ट्रिंग है जो कनेक्ट कर रही है, बिल्कुल सही बात। T2, T2। पर सर इसको कैसे बोल गए, ये भी तो है T3, T3। कोई कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अगेन पुली नॉन मूवेबल है, लिख लो अगर नहीं समझ में आया तो, पुली इज नॉन मूवेबल, मूव नहीं कर रही है। ठीक है, तो निकालना क्या है, ऑल थ्री टेंशन निकालनी है, ऑल थ्री टेंशन कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन तो मेरे ख्याल से एक ही निकलेगी सभी की, फिर भी अगर आप चाहो तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिख लो, एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स लिखो, क्योंकि एक से ही कनेक्ट है ना, तो एक्सेलरेशन एक ही निकलेगी। थर्ड आ गया आपका, थर्ड क्या निकालते थे, बस टेंशन तो हो गया सभी का ही, बस टेंशन सभी का बोल दे तो सभी का निकालेंगे। क्लियर हो गया सभी को? जी करें सर। क्वेश्चन? अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले सर कुछ मत करो आप, सर पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। उस फ्री बॉडी डायग्राम से पहले आप बस सिंपल एक mg फोर्स हर जगह बना दो, तो आराम से करते हैं। हमेशा बच्चा जो भी है पहले आराम से करे। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखे कितना, 2g लिख ले चुपचाप। सर यहाँ पे कितना लिख ले, सर 2g लिख ले। और सर यहाँ पे कितना लिख ले, सर 1g लिख ले, बस खत्म। तो सर अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? अभी आप बचपने में हो तो चुपचाप क्या करो, बेसिक बेसिक चीजें करो। बेसिक का मतलब पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। पहले तो हाँ, पहले डिसाइड करो कि एक्सीलरेशन कहाँ पे, सबसे पहले तो ये भी डिसाइड करना है, तो तुम बताओ। ये तो वैसे अंडरस्टूड है, जिधर मास ज्यादा है उधर ही एक्सीलरेशन होगा, तो पहले बना दो यहाँ पे एक्सीलरेशन। यस और नो? अगर एक्सीलरेशन यहाँ की तरफ है तो ये वाला एक्सीलरेशन कहाँ पे होगा बच्चों? ऊपर की तरफ, है ना? अब बस चुपचाप क्या बना दो, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। सर कैसे बनाए, जो पहले बना था बिल्कुल सेम ऐसे, बिल्कुल सेम ऐसे। तो मान के चलो ये वाला 2 kg बना रहा हूँ जिसका वैल्यू है m1, इसको ले लो बच्चों m2, इसको ले लो m3। तो मैं m1 के लिए बना रहा हूँ जिसकी वैल्यू है 2 kg है। तो बताओ भाई, नीचे की तरफ क्या फोर्स है, कौन बताएगा? वैसे ही आप बताओ, नीचे की तरफ m1 वाला है, m1 वाला नीचे की तरफ क्या फोर्स है? वैसे ही करना, तुम बताओ। 2g है। ऊपर की तरफ क्या फोर्स है? T1 है। अच्छा मूव कहाँ कर रहा है ये? ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है। तो मुझे एफ नेट बता दे, एफ नेट इक्वल टू एम, हाँ बताओ। T1 2g इक्वल टू क्या लिखूं, 2a लिख दूं, क्योंकि मास उसका है 2 इंटू ए, m1 लिख देना यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बन गया, T1 माइनस जी की वैल्यू 20 इंटू 2a। बस हो गया इक्वेशन 1। ऐसे करना सर हर बार, बिल्कुल बच्चों हर बार ऐसे ही करना है, बहुत ही सिंपल है। समझो तो देखो, बहुत ही सिंपल है बच्चों। ऐसे ही क्या निकाल दे बच्चों, एक था m2 2 kg वाला, इसके लिए बताना आपको। ठीक है, सारांश तुम बताओ। ये रहा m2, ये है, बताओ भाई क्या क्या फोर्स है इसके ऊपर? ऊपर तो सर T1 है। ऊपर की तरफ तो T1 हो गया, नीचे तो 2G है। नीचे 2g है, एक T2। और तो कुछ T2 भी तो है, वेरी गुड। T2 भी तो रखना है, यस और नो? ये भी फोर्स है ना T2, तो वो भी तो लेगा कि नहीं लेगा? सर लेंगे, बिल्कुल लेंगे। एक्सेलेरेशन कहाँ पे है इसकी? सर नीचे की तरफ है। तो बता इसका एफ नेट क्या लूं मैं, एफ नेट बता। एफ नेट हो जाएगा T2 प्लस 2G माइनस T1। वेरी गुड, T2 प्लस 2g और ऊपर की तरफ माइनस T1 इक्वल टू मास कितना है, 2 है, बस खत्म, है ना? तो कितना आ गया, 2T2 प्लस 20 माइनस T1 इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। ठीक है सर, तीसरा भी निकाल देते हैं। तीसरा क्या है, M3 है।
सर ये रहा M3 पे कितना है 1 kg है M3 पे। हाँ भाई पुलकित तू बता भाई, पुलकित M3 पे कहाँ कहाँ फोर्स है, ऊपर की तरफ कितना है नीचे की तरफ कितना है पुलकित। हाँ बच्चे बोल। 33। हाँ बोल बोल क्या कह रहा है। 33। 33। अरे 1G है ये T2 है। सर 1 kg। 1 kg नहीं है 1G का मतलब कि 1 न्यूटन 1G। और ऊपर की तरफ क्या है बच्चों T2 है, कहाँ की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है इसका एक्सेलरेशन। तो एफ नेट क्या बन जाएगा, एफ नेट इक्वल टू एम एच, जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में पहला फॉर्मूला, अगर ये नीचे की तरफ है तो ये 1G लेंगे, 1G माइनस T2 इक्वल टू एम ए। सर 1G का मतलब 1 इंटू जी कितना है 10, 10 माइनस T2 इक्वल टू एम ए कितना है बच्चों इसका ए ही है, क्योंकि 1 M की वैल्यू 1 है। लिख लिया सभी ने यहाँ तक बच्चों, सभी ने लिख लिया। हाँ जी सर। Yes, sir. अब सर मेरे पास 3 इक्वेशन है, सर क्या क्या है ध्यान से देखो, 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल, अब तो सोल्व हो सकता है सर कैसे, T1 माइनस 20 इक्वल टू 2A, T2 प्लस 20 माइनस T1 इक्वल टू 2A, और नेक्स्ट बचा 10 माइनस T2 इक्वल टू A। अब देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, है ना, 1 है 2 है और ये 3 था ना, पहले ऐड करो 2 प्लस 3 को, 2 प्लस 3 को ऐड करोगे तो देखो T2 से T2 कैंसिल हो रहे हैं, बच क्या रहा है, ऐड किया तो 10 प्लस 20 कितना होता है 30 माइनस T1 इक्वल टू 3A बन गया, इक्वेशन 4। अब देखो T1 यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस है, तो क्या करो 1 प्लस 4 कर दो, जैसे ही 1 प्लस 4 करोगे तो क्या बन गया देखो, ये T1 से ये T1 कैंसिल, 30 माइनस 20 कितना होता है बच्चों 10, लेकिन राइट हैंड साइड वाले ऐड हो जाएंगे 5A, तो 5A इक्वल टू क्या आ गया 10, ए की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। बस, कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी। नो सर। ठीक है, ऐसे आपको ना हर बार ऐसे मिल जाएगा कि कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रहे होंगे, ध्यान से देखना, 3 इक्वेशन को लिख लेना, फिर देखते रहना कुछ ना कुछ कैंसिल, अगर ये तीनों भी ऐड कर देते ना तो T1 T1 T2 T2 और तब भी ये निकल जाता, आपका तीनों को ऐड कर दे तब भी रिजल्टेंट निकल जाता। ठीक है, तीनों को ऐड भी कर दे तब भी निकल जाता, एक्सप्रेशन 2 निकल गया। तो T1 T2 T3 की वैल्यू निकालो जल्दी से, इसमें निकालो T1 की वैल्यू, फिर इससे निकालो T2 की वैल्यू, ये निकालो जल्दी से, T1 और T2 की वैल्यू बताओ कितनी निकली, T1 और T2 की वैल्यू। T1 की 24 न्यूटन और सर T2 T1 की की 24, T2 की 8। 8 न्यूटन। कितनी T2 की 8 न्यूटन। 8। 8 न्यूटन, करेक्ट, करेक्ट हो गया बच्चे। ठीक है, अब याद करो T3 भी तो था मेरा, T3 की बताओ कितनी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, T3 की वैल्यू देखो, T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 56 न्यूटन। 56, 56 क्यों होगी, 24 है तो 24 का डबल होगा, क्या कैलकुलेट कर रहा, ऐसे नहीं करते, देख ध्यान से देख, यहाँ पे ये है कितना T3, ये किससे कनेक्ट है सर, ये इससे कनेक्ट है जिस पे टेंशन है कितना है सर T1 है, ये इस पे कनेक्टेड टेंशन कितना है T2। कभी भी ऐसा मत कर सर ये तो बहुत आगे भी तो जाके, नहीं, जिस पॉइंट पर वो कनेक्ट है ना उसी पॉइंट पर चेक करते हैं बच्चे। ठीक है, जिस पॉइंट पर कनेक्ट है, किस पॉइंट पर कनेक्ट है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टेंशन कितने T1, इस पॉइंट पर कनेक्ट है, इस पॉइंट पर टेंशन कितने बच्चों T1, तो केवल T1 और T1 ही लेगा, समझ में आ गया, समझ में आ गया यस सर। शोभिक, क्लियर है सभी को। तो सर केवल क्या आएगा बच्चों T3 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 2T1, ये बनाते रहो सारे डायग्राम, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 48 न्यूटन आ जाएगा, बस 48 न्यूटन आ जाएगा।
क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है, एक बस लास्ट क्वेश्चन करते हैं बस, फिर इसमें से जो थोड़े से टफ लेवल के हैं ना, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ भी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा लंबा। न्यूटन थर्ड लॉ विल नॉट टेक वेरी मच टाइम, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेगा वो टाइम। न्यूटन सेकंड लॉ बहुत ज्यादा लेता था। तो देखो, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। मान के चलो कि ये स्ट्रिंग है, नहीं, फिर वो मूवेबल बन जाएगी, वो मूवेबल बन जाएगी। ठीक है, तो चलो, ठीक है। ऐसे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये स्टॉप्ड है, ये भी स्टॉप्ड है, तो ये मूव नहीं करेगी, तो टेंशन नहीं निकल पाएगा, तो ये तो नहीं निकल पाएगा। लेकिन लेट अस सपोज एक ये पुली है, इससे ऐसे गया, इस पुली में इस तरीके से, ठीक है। ये मेरी रॉड है, ठीक है। इस रॉड से मैंने इसको ऐसे कर रखा है कि ऊपर की तरफ, इसको भी रॉड भी मान सकते हो। कहीं सोच रहे हो सर नीचे क्यों नहीं गिर रही है वाली पुली, ये भी मेरी रॉड है, ठीक है, सारी की सारी रॉड है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ, देखो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कुछ मेरी ऐसे है, ये मेरा है 10 kg और ये मेरा है 20 kg, ठीक है। तो जितने भी टेंशन है, जितने भी वायर उन सबकी टेंशन निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है। करो क्वेश्चन, ट्राई करो, थोड़ा सा करके दिखाओ। सर हो गया। हो गया? कितना निकला आंसर? सर एक्सेलरेशन 10/3 और जो पूरी सबकी टेंशन है वो 400/3 और जो बाकी पुली की टेंशन है वो सबकी सेम आ रही है 800/3। अच्छा, जो इंडिविजुअल टेंशन है T1 वो तो आ रही है आपकी 400/3 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितनी बता रहा था? 10/3। यस सर। यही आ रही है सबकी? यस सर। Yes, अच्छी sir. बात, सबकी यही आ रही है। Yes, sir. देखो कैसे निकालना है, ऐसे ऐसे करना है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है ना। तो देखो, आप अगर देखो तो 10G इधर हो जाएगा, नीचे एक्सेलरेशन, केवल इसका ब्लॉक वो बनाना है। सर ये हो जाएगा mg, केवल इसका ब्लॉक डायग्राम, वो FBD डायग्राम बना, फ्री बॉडी डायग्राम। यहां से निकल जाएगा आपका T1 और A निकल जाएगा दो इक्वेशन से। अब बिल्कुल आपने सही बोला है, T2 है दैट इज डबल ऑफ T1। सर T3 है वो भी डबल ऑफ T2, क्योंकि देखो ये नीचे की तरफ होगा ना, डबल हो जाएगा। सिमिलरली जो T4 है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों? डबल ऑफ T1। तो यहाँ पे T1 सॉरी T2 T3 T4 ऑल आर डबल ऑफ 2 टाइम्स, या फिर डबल ऑफ T1 हो जाएगा।
जो कि आपका निकलेगा 800/3। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? यस यस सर। सर। हाँ जी सर। ठीक है, अब देखो क्या क्या काम करके आना है।